हमारी बदलती पृथ्वी चैप्टर 3 है। 7वां क्लास के NCERT ज्योग्राफी 7वां क्लास। हमारी बदलती पृथ्वी 3 चैप्टर है। स्थल मंडल। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल बहुत सारा प्लेट में बटा हुआ है और यही स्थल पूरा स्थल मंडल है। पूरा प्लेट में बटा हुआ है। कौन बटा है? स्थल मंडल। ये क्या होगा? प्लेट 1 2 3 4 को प्लेट में बटा है, इसलिए स्थल मंडल प्लेट मंडल है। स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इसको क्या बोलता है? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये स्थल मंडल हो गया, ये प्लेट हो गए, तो स्थल मंडलीय प्लेट हो गए। 1 2 3 4 टोटल 7 हो गया स्थल मंडलीय प्लेट बड़ा। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यही प्लेट जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यही प्लेट जो है धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, इसलिए स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं क्योंकि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। क्यों प्लेट जो है चारों तरफ धीमी गति से घूमती है? उसका कारण यही है कि प्रत्येक वर्ष ओनली मैंने केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर, पूरा पृथ्वी है ना, पूरा अंदर नहीं, कुछ मिलीमीटर के अंदर तक है ना, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा है। एक अंदर पृथ्वी के पिघला हुआ मैग्मा है। कुछ मिलीमीटर तक पृथ्वी के पिघला हुआ मैग्मा है। यही मैग्मा में गति होती है। यही मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है प्लेट में विभाजन। यही मैग्मा जो है पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर वृत्तीय रूप में घूमता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर वृत्तीय रूप में घूमती है। तो क्या देखें? स्थल मंडलीय अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसलिए स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। कारण प्लेट धीमी गति से चारों तरफ घूमती है क्यों? इसका कारण यही है कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है। यही मैग्मा पृथ्वी के अंदर लगभग कुछ मिलीमीटर तक पिघला हुआ मैग्मा है, जिसे लावा कहते हैं। यही मैग्मा पृथ्वी के अंदर वृत्तीय रूप में घूमती है, इसलिए प्लेट बटा हुआ है, इसलिए स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यही स्थल मंडलीय प्लेट भूप्रपट्टी में अनेक भूप्रपट्टी पर होता है। अब भूप्रपट्टी पर होता है तो बहुत सारा अनेक बड़ी, कुछ छोटी, कठोर, समान आकार के नहीं, कठोर भी है, सब बराबर आकार के नहीं, यानी कि असमान आकार के प्लेट होती है। यही कठोर या समान आकार के प्लेट होती है। यही प्लेट पर महाद्वीप है। यही प्लेट होती है, प्लेट जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी है। स्थलीय प्लेट भूप्रपट्टी में अनेक बड़ा और कुछ छोटी होता है। भूप्रपट्टी स्थलीय प्लेट भूप्रपट्टी में होता है। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ा भी होता है, कुछ छोटा होता है और कठोर होता है। असमान आकार की प्लेट होती है। यही प्लेट जो कठोर, असमान और कुछ छोटा बड़ा होता है, उसी प्लेट पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकल है, यानी कि स्थल मंडलीय प्लेट पर ही महाद्वीप और महासागर का सतह टिकल है। प्लेट गति कारण प्लेट का जो गति होता है क्यों होता है?
प्लेट की गति मैग्मा पिघला हुआ है इसके कारण होता है। वही प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की गति करेगा तो जाहिर सी बात है पृथ्वी की सतह पर ही परिवर्तन होगा। प्लेट के कारण क्या होता है? प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होता है। यही प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। वही प्लेट के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ये पृथ्वी की गति को दो बल के आधार पर बांटा गया है। पृथ्वी गति दो प्रकार का होता है। पृथ्वी की जो गति होता है दो बल के आधार पर बांटा गया। पहला अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक कहते हैं, जब पृथ्वी के अंदर से बल लगता है अंतर्जनिक बल। अंदर अ से अंतर्जनित बल, अ से अंदर। बहिर्जनित बल जो एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं पृथ्वी के बाहर से लगता है। बाहर से जो लगता है ब से बहिर्जनित बल, ब से बाहर। अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगता है अंतर्जनिक बल। और वही पृथ्वी के सतह पर लगता है जो बल उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल में बढ़ जाता है। अंदर से जब बल लगता है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल दो भाग बढ़ जाता है। आकस्मिक बल भूकंप अंतर्जनिक अंदर के लगने वाला बल को आकस्मिक और पटल विरूपण बल होता है। आकस्मिक बल भी भूकंप के कारण ज्वालामुखी भूस्खलन का होता है। भूकंप ज्वालामुखी भूस्खलन के कारण होता है। पटल विरूपण बल जो होता है तो पर्वत निर्माणकारी बल होता है। पट से पटल विरूपण और प से पर्वत निर्माणकारी बल होता है। जब पर्वत निर्माण होता है उस समय जब बल लगता है उसे पटल विरूपण बल कहता है। बहिर्जनित बल वो पृथ्वी की सतह पर लगने वाला बल कहते हैं। यह अपर्दन या निक्षेपण का होता है। जब पृथ्वी अपर्दन होगा या निक्षेपण होगा तो उस समय बहिर्जनित बल होगा। अपर्दन निक्षेपण भी नदी से होगा, बहता जल से हो सकता है, पवन से हो सकता है, पवन से समुद्री तरंग, समुद्री हिमनद सब बाहर लगने वाला बल है। नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। विभाजित कर लेते हैं। आसन मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसे आसन मंडलीय प्लेट कहते हैं। यही आसन मंडलीय प्लेट भूपट्टी में अनेक बड़ा कुछ छोटा है पट्टी पर। भूपट्टी में पृथ्वी की सतह पर कुछ बड़ा और छोटा है। बहुत बड़ा, अनेक बड़ा और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है आसन मंडलीय प्लेट। यही आसन मंडलीय प्लेट पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिका हुआ प्लेट है। यही प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ गति करता है। कारण प्लेट जो है धीमी गति से चारों तरफ क्यों गति करता है? क्योंकि कारण है कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा रहता है। वही मैग्मा गति करता है, जिसके कारण प्लेट भी गति करता है। यही मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, वृत्तीय रूप से घूमती है। यही प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट के गति के कारण पृथ्वी गति को दो बल के आधार बांटा गया, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगता है, अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के सतह पर लगता है, बहिर्जनित बल। आंतरिक भाग भी अंतर्जनित बल भी दो भाग बढ़ जाता है, आकस्मिक और पटल विरूपण। आकस्मिक भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूकंप अंदर ही से लगता है, ज्वालामुखी अंदर से लगता है, भूस्खलन भी अंदर ही से होता है। भूस्खलन आकस्मिक बल हो गया, अंतर्जनित बल के बेटा हो गया। पटल विरूपण बल में आता है पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल में आता है जो अपर्दन निक्षेपण के कारण होता है। अपर्दन भी निक्षेपण होता है, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री जल, समुद्री तरंग, हिमनद से होता है। यहाँ भी कहेगा ना कि प्लेट की गति, उस समझिए कि प्लेट की गति आपको होता है अपसारी माने एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में भागना, अभिसारी एक दूसरे की ओर आना। पासारो गति, परिवर्ती गति कहिए, पासारो या परिवर्ती गति।
परवर्ती गति कहिए। बीच में दरार रहता है, एक दूसरे के नीचे ऊपर ढांच जाता है। ये होगा प्लेट की गति हो गई है अपसारी परवर्ती अपसर गति। इसी तीनों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट आसन मंडल का भाग होता है। पीछे पक्ष जो है प्लेट के कारण, प्लेट जो होता है आसन मंडल का भाग होता है। आसन मंडल का भाग होता है प्लेट की गति को विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट की जो गति है उस गति को विवर्तनिकी कहते हैं। विवर्तनिकी और प्लेट दोनों मिलेगा, प्लेट विवर्तनिक हो गया। यानी कि प्लेट विवर्तनिक मतलब प्लेट हो गया और विवर्तनिक गति, प्लेट की गति को प्लेट विवर्तनिक हो गया। प्लेट की गति हो गई एक तरह से। जो गति करता ना है उसे विवर्तनिक कहते हैं। प्लेट जब गति करने लगा वो गतिया को विवर्तनिक कहते हैं। और प्लेट कर रहा है और गति कर रहा है, विवर्तनिक कर रहा है, इसलिए प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट की गति कहते हैं। पार्श्व गति या परिवर्ती गति कहते हैं, परवर्ती भी बोल सकते हैं। अभिसारी देख लिए हैं। ये प्लेट विवर्तनिक के 3 भाग हैं, यानी कि प्लेट की गति के 3 भाग हैं। आगे संवहनी धारा होता ना है कि जब नीचे से आग लगाइएगा, पानी भरा ले उसमें आग लगाइएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गर्म होगा पानी होगा तो इधर से पानी इधर भागेगा, नीचे से ऊपर की ओर पानी भागेगा। मान ली कि 2 गो खिलौना रखल है, गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि पानी गर्म होगा तो ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा, और ऊपर ठंडा पानी है नीचे आएगा तो खिलौना ठंडा पानी के साथ नीचे आ जाएगा। खिलौना ठंडा पानी के कारण नीचे आ जाएगा। नीचे होने के कारण फिर खिलौना गर्म होगा तो ऊपर चल जाएगा, यानी कि पानी ऊपर चलेगा। इस तरह से घूमने की गति कहते हैं संवहनी धारा है। यही संवहनी धारा। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी क्या होता है? देखिए, ज्वालामुखी एक तरह समझे ना कि नीचे मैग्मा है, मैग्मा का कोष्ठक है। ये पूरा मैग्मा का कोष्ठक है, ठीक ना। ये पूरा घटना जो ज्वालामुखी चित्र देखिएगा मिलेगा, ज्वालामुखी घटना है। देखिए एक ज्वालामुखी देखिए, ये जो भाग जो देख रहे हैं पूरा, ये वाला भाग पूरा जो लाल है ये मैग्मा है। मैग्मा एक तरह से कहीं लावा है, जो पिघला हुआ पदार्थ है, द्रव है। यही मैग्मा इधर उधर गति करता है तो पृथ्वी में हलचल होता है। यह मैग्मा एक नली के द्वारा निकलता है। हलचल बहुत ज़्यादा होता है तो पृथ्वी को फाड़ देता है, फाड़ के बाहर निकलता है। तो यहाँ एक छिद्र होता है, छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। जो निकल रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये देख रहा है जो ये क्रेटर है, ये क्रेटर का भाग है। मुंह पर जो जहाँ से छिद्र से राख धुआं सब निकलता है, इस छिद्रा को बोलते हैं क्रेटर, यानी वोल्केनो। ये जो निकल रहा है गैस ऊपर में, अचरा कचरा, वो गैस भी है और राख भी है। ये गैस हो गया, इधर राख भी है काला। और ये जो जानिए रहे कि ये मैग्मा है। अब पूरा ये जो लाल दिख रहा है, लाल इधर ये मेंटल है, जो धातु है मेंटल। ये जो देखे परपट्टी है पृथ्वी के ऊपरी भाग परपट्टी हो गया, और निकल रहा है ऐसे गिर रहा है, ऐसे निकल रहा है ऐसे गिर रहा है। जो देख रहे हैं पहाड़ बन जाता, पत्थर बन रहा, जो हम एक तरह से बेसाल देखे, बेसाल ढक्कन का पठार बेसाल चट्टान से बनल है, वही है। ये क्रेटर भाग होगा छिद्र। ये जो देख रहे हैं ये जो नली जहाँ से मैग्मा निकल रहा बाहर, जिस नली की तरह बाहर निकलता है वो नलिया का बोलते हैं निकास को वेंट बोलते हैं, निकास से वेंट। यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता, पिघल कैसे गिर रहा है, इसको लावा कहते हैं। लावा अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल गया तो लावा हो गया। बाहर निकल गया तो लावा है, पृथ्वी के बाहर निकल गया लावा।
ये क्या है? ये लावा है, लावा है। ये मैग्मा अंदर है, तो जब पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा बाहर निकले तो लावा, तो मैग्मा ही लावा है। जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो मैग्मा बाहर निकले तो लावा। ये मेंटल हो गया, परपट्टी हो गया, ऊपर परपट्टी हो गया, परपट्टी हो गया, फिर मेंटल हो गया, मेंटल हो गया। देख लिया, ये मैग्मा कोष्ठक है, मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर है। तो ये पूरा घटना ज्वालामुखी है। जिस छिद्र से निकलता है छिद्रों का बोलते हैं हम लोग मैग्मा कोष्ठक हो गया। छिद्र से निकल रहा है, ये हो गया आपको छिद्रों का बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जिस छिद्र से निकलता है छिद्रों का बोलते हैं। छिद्र जो है निकास से इवेंट बोलते हैं, और जो निकलता है बाहर, यही मैग्मा जमीन के अंदर रहता है, तब मैग्मा बाहर निकलता है। तो ये सब जो देख रहे हैं ना निकल रहा है बाहर में, ये लावा हो गया, लावा लावा। जो छिद्र जहाँ से निकलता है मैग्मा, वो गैस, उस छिद्र को बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर, छिद्र क्रेटर। और जो राख निकलता है ऊपर गैस तरफ, गैस या राख का, तो उसको बाहर निकलता है। ये परपट्टी हो गया, मेंटल हो गया, मेंटल हो गया। देखिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है? भूपरपट्टी, ये भूपरपट्टी है ना, यही ना। भूपरपट्टी पर खुला एक छिद्र, भूपरपट्टी पर एक खुला छिद्र है, छिद्र है। या यहाँ पे छिद्र खुलता है, बाहर निकलता है, हरा, यहाँ छिद्र रहता खुला है ना। भूपरपट्टी पर खुला छिद्र, भूपरपट्टी पर खुला एक छिद्र, यहाँ छिद्र का एक तरह से छिद्र रहता है। भूपरपट्टी है पूरा, ये भूपरपट्टी पर यहाँ से खुला छिद्र, वही भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र, यहाँ भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघला पदार्थ इससे निकलता है, नीचे से पिघला मैग्मा पदार्थ, पिघला पदार्थ अचानक निकलता है। पिघला मतलब कि मैग्मा, मैग्मा पदार्थ इस छिद्र से अचानक निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघला पदार्थ अचानक निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। आसनमंडलीय प्लेट के गति कारण पर, गति करने पर पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है। आसनमंडलीय जो प्लेट है, आसनमंडलीय जो प्लेट वो अपने आप में गति करते रहता है। सब गति एक दूसरे से गति कर, ये एक ठेल रहा है, वो का ठेल रहा है, एक ठेल रहा है ना। आसनमंडलीय प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होती है। यही पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यही कंपन जो है पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इसलिए इस कंपन को भूकंप कहते हैं। आसनमंडलीय प्लेट के गति होगा तो पृथ्वी पर कंपन होगा, कंपन होगा, यही कंपन पृथ्वी के चारों ओर हिला देता है। आसनमंडलीय प्लेट का क्या होता है? गति होता है, गति होता है। वो गति क्या करता है? पृथ्वी के सतह पर कंपन लाता है। यही कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, कंपन। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, भूकंप। देखिए आसनमंडलीय प्लेट के कारण, आसनमंडलीय प्लेट के कारण क्या होता है? गति होता है, गति होगा। वो गति क्या करेगा? पृथ्वी पर, पृथ्वी के सतह पर भूकंप लाता है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप ला रहा है, कंपन करता है सतह पर। यही कंपन जो हिलेगा, टन 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 कंपन करेगा, इसी को कहते हैं भूकंप कहते हैं। आसनमंडलीय प्लेट, आसनमंडलीय प्लेट के गति के कारण करने पर, गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन देखे, वही कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर, देखो कि पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। यही पृथ्वी कंपन जो है, जब पृथ्वी के चारों ओर गति करने लगता है कंपन, उसी कंपन को कहते भूकंप कहते हैं। आधि केंद्र और उद्गम केंद्र दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। पृथ्वी आसनमंडलीय प्लेट के कारण पृथ्वी पर गति करता है, गति करता है, पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है। यही कंपन चारों ओर पृथ्वी को हिला देता है, इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। देखिए उद्गम केंद्र है, उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप यहीं से उत्पन्न होता है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जब भूकंप
असल प्लेट जब गति करता है एक दूसरे से तो एक ऊर्जा पैदा करता है, वही ऊर्जा भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। उद्गम केंद्र वह स्थान है, उद्गम केंद्र वह है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। वैसा स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ भूकंप का ऊर्जा निकलता है। भूकंप का वैसा स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम निकलना, भूकंप ऊर्जा निकलता और निकल जाता है पृथ्वी के अंदर से रहता ही और 90 डिग्री पर निकलता है पृथ्वी के सतह पर अधिकेंद्र होता है। और ये जो देख रहे हैं ये का प्लेट सीमा है, ये प्लेट सीमा यही आपस में टकराता है तो देखिए उधर में जा रहा है, इधर में प्लेट जा रहा है, यही आपस में प्लेट टकराता है तो एक भूकंप ऊर्जा पैदा होता है। ये भूकंप ऊर्जा बाहर निकलता है और जहाँ से निकलता है शुरू करता है पृथ्वी के अंदर होता है, उद्गम केंद्र कहता है। जब बाहर निकलता है वही ऊर्जा तो अधिकेंद्र कहता है। यही हो गया प्लेट सीमा। प्लेट सीमा हो गया भूकंप तरंग सभी दिशा में बाहर की ओर निकलता है। भूकंप तरंग बाहर की ओर निकलता है। उद्गम केंद्र क्या है? उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे होता है। अभी देखें हम लोग वैसा स्थान, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। भूपर्पटी के नीचे देखें उद्गम केंद्र जहाँ कंपन सबसे पहले यहाँ स्टार्ट होता है। जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, वही कंपन आरंभ होता है जहाँ पर जिस क्षेत्र पर भूपर्पटी के नीचे होता है उस जगह को बोलते हैं उद्गम केंद्र। भूपर्पटी के नीचे वैसा स्थान है यहाँ पर जहाँ कंपन आरंभ नहीं होता, इसी को उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह में यहाँ ये तो अंदर हो गया नहीं, भू सतह पर एक उद्गम के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र है उद्गम के भू सतह पर उसके में लिखेगा उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यही अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र से कंपन नीचे कंपन यहाँ स्टार्ट होता है। उद्गम केंद्र से अधिकेंद्र पर निकलता है कंपन, यही कंपन बाहर की ओर फैल जाता है। वही अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करता है। अभी तरंग के रूप मतलब का इस स्टाइल में करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग जहाँ यहाँ अधिकेंद्र है, एक निकटतम भाग को सबसे ज़्यादा नुकसान यही होता है। इधर कम होता है क्योंकि इधर तरंग की गति कम जाता है और यहाँ तरंग की गति ज़्यादा है, इसलिए नुकसान ज़्यादा होता है अधिकेंद्र के नज़दीक भाग में। वही अधिकेंद्र के निकटतम भाग में नज़दीकी भाग में सर्वाधिक हानि होता है। अधिकेंद्र से दूर बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम जाता है। जैसे से दूर बढ़ेंगे तो भूकंप की तीव्रता कमता है। भूकंप की तीव्रता कमेगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान भी कम होगा। बाकी वही देख रहे हैं प्लेट सीमा है, अधिकेंद्र है, उद्गम केंद्र है ना। अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। पर यह हो गया भूकंप तरंग सभी दिशा में बाहर निकलते हैं। सभी दिशा में भूकंप तरंग बाहर निकलता है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि भूकंप कब आएगा, लेकिन हम पहले से तैयार रहते हैं। भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कह रहा है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे तो पहले से हम तैयार रह सकते हैं ताकि भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। पहले से तैयार रह करके भविष्यवाणी नहीं करता है तो फिर भी पहले से तैयारी कर सकते हैं ताकि भूकंप को
प्रभाव को कम कर सकता है। कैसे सुने? स्थानीय लोग कुछ समान तरीका से भूकंप की संभावना लगाते हैं। स्थानीय में जो एक स्थायी से जहाँ अस्थायी रूप से बच जाता है, लोग एनी टाइम रहता है, वहाँ के कुछ लोग समान तरीका से भी अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ भूकंप आने वाला है। जैसे जानवर के व्यवहार से स्थानीय लोग क्या करते हैं कि जानवर के व्यवहार से पता कर लेते हैं। तालाब में मछली की उत्तेजना से सांपों का धरातल पाने लगता है। जानवर का व्यवहार, तालाब में मछली के उत्तेजना से सांपों का धरातल पाना, स्थानीय लोग इसी से पता कर लेते हैं कि यहाँ भूकंप आने वाला है। चलिए इसको देख लेते हैं। एंडो मैंने अंता होता है, एंडो मैंने अंदर यानी करता है, 100 मैंने बाहर, और जेनिक मैंने उत्पत्ति जेनिक मैंने उत्पत्ति। एंडोजेनिक हो गया, एंडो प्लस जेनिक, एंडोजेनिक, एंडो मैंने अंदर, जेनिक में उत्पत्ति। अंदर जो उत्पत्ति होता है एंडोजेनिक कहलाता है। 100 बाह्य मैंने बाह्य उत्पत्ति होगा, उसे एक्सोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक बाह्य उत्पत्ति। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार का होता है भूकंप। पी अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जो सतह पर चलता है। पी तरंग हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग हो गया, सतह पर देख लीजिए कहाँ चलता है। पी तरंग, एस अनुप्रस्थ तरंग, एल पृष्ठीय तरंग, इसको लव तरंग भी बोलते हैं। लव। पी अनुदैर्ध्य, एस अनुप्रस्थ, सा लगल है, सात अनुप्रस्थ, एस से सात, एस अनुप्रस्थ, एल पृष्ठीय। यही भूकंप की तरंग 3 प्रकार होता है भूकंप की तरंग। तो क्या कहते हैं कि हमको उद्गम केंद्र भूपटपट्टी के नीचे देखिएगा एक स्थान है, छिद्र है, यहीं से कंपन सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। इसी को उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से कंपन स्टार्ट होता है उद्गम केंद्र पृथ्वी के नीचे होता है। और यही उद्गम केंद्र के भू सतह ऊपर है। ऊपर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से जब कंपन बाहर निकलने लगता है और पृथ्वी के चारों ओर तरंग के रूप में फैल जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चारों ओर गमन करने लगता है। अधिकेंद्र के निकट जो वस्तु रहेगा, इसका ज़्यादा यहाँ भूकंप की मात्रा सर्वाधिक होता है, इसलिए हानि यहाँ ज़्यादा होता है। जैसे दूर जाएगा उसी से अधिकेंद्र से जैसे दूर जाएगा उसी से भूकंप कमेगा, यानी कि तीव्रता कमेगा तो नुकसान भी कम होगा। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ तरीका लगा कर हम भूकंप को कम कर सकते हैं। जैसे स्थानीय लोग कुछ समान तरीका से भूकंप की संभावना लगाते हैं, जैसे जानवर के व्यवहार से, तालाब में मछली की उत्तेजना से और सांपों का धरातल पाने से। एंडो प्लस जेनिक, एंडोजेनिक, 100 प्लस जेनिक, एक्सोजेनिक। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार होता है। पी अनुदैर्ध्य, एस अनुप्रस्थ, पी एल होकर पृष्ठ तरंग। भूकंप का मापन एक यंत्र से करते हैं। भूकंप को हम जिस यंत्र से मापते हैं उस यंत्र का नाम भूकंप लेखी कहते हैं। सिस्मोग्राफ है ना। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप मापने वाला यंत्र है। अगर भूकंप की तीव्रता है, रिक्टर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता कितना है, तीव्रता मतलब क्षमता से कहे, शक्ति कहे, है ना। भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिक्टर स्केल से मापते हैं। एक मर्केली स्केल भी होता है, तीव्रता मापने वाला मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल दोनों होता है। रिक्टर स्केल ज़्यादा प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापते हैं। अगर तीव्रता 2 रहे या 2 से कम रहेगा, 2 या 2 से कम रहेगा ना, तो इसका प्रभाव नहीं के बराबर समझते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर 5 है तो अगर भूकंप की तीव्रता 5 है तो वस्तु के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। वस्तु गिरेगा तो क्षति हो जाएगा, बस इतने सोच लेगा। नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वस्तु के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। 5 रहेगा तब। 6 या 6 से अधिक रहेगा तो बहुत शक्तिशाली के भूकंप होगा। 6
6 का मतलब का 6 रहेगा, ज़्यादा का अधिक मतलब कि 6.2, 6.3 इस तरह से रहेगा तो बहुत शक्तिशाली भूकंप होगा। अगर 7 रहेगा तो तीव्रता का 7 रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। 2 रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं, 5 रहेगा तो वस्तु गिरेगा, केवल नुकसान होगा बस। 6 से अधिक रहेगा तो अधिक है तो बहुत शक्तिशाली भूकंप होगा, और 7 या 7 से अधिक रहेगा तो बहुत गिरेगा, सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप कहलाएगा। भुज एक गुजरात में पड़ता है, वहाँ भूकंप का झटका होता है। 26 जनवरी 2001 में होता है। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस के दिन होल था। रिक्टर स्केल की तीव्रता उस समय 6.9 था। 26 है तो 6 लगा, 6.9 था। और भीषण भूकंप था उस समय। 26 जनवरी 2001 6.9 तीव्रता था, इसलिए स्कूल सर्वाधिक प्रभावित होता वहाँ पर। स्कूल की इमारतें गिर गया था, इसलिए 971 छात्र 31 टीचर मर गए थे। 971 छात्र 31 टीचर मर गए थे। भूकंप तीव्रता में आपातकालीन घोषणा हो गया था उस समय राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्यमंत्री का कहता है केंद्र से अपील कर लेता वित्तीय सहायता के लिए, पैसा कौड़ी के लिए। 4 कोल और अंगीठिया पलट गया था, इसलिए अनेक स्थान पर आग लगल था। चौथा देखते हैं भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप से कैसे बचाव की तैयारी करेंगे? तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? बचाव की तैयारी हम लोग पहला करेंगे, कहाँ आश्रय लें। भूकंप आएगा तो उस समय कहाँ हम लोग रहेंगे, सुनो। पहला है कि सुरक्षित स्थान चुनेंगे। फिर सुरक्षित स्थान में जैसे रसोई के काउंटर रहता है या मेज के नीचे छुप जाएगा। रसोई के काउंटर में या मेज के नीचे छुप जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दीवार के अंदरूनी कोने में छुप जाए, दीवार का अंदरूनी कोना में, बाहर कोना में नहीं, अंदरूनी कोना में। रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोना में छुप जाइए, सुरक्षित स्थान रहेगा। किनसे दूर रहेंगे तो आग वाला स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाला जितना खिड़की है वो सब, और दर्पण या तस्वीर फ्रेम से दूर रहे। आग वाला स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाले खिड़की, दर्पण और तस्वीर फ्रेम, ये सबसे दूर रहना है भूकंप के दौरान। भूकंप के दौरान पहले से तैयार रहना चाहिए, जैसे दोस्त से या पारिवारिक सदस्य के बीच जागरूक फैला करके हम लोग भूकंप से सुरक्षा पा सकते हैं। आपदा का सामना विश्वास से करना चाहिए। कोई भी आपदा आएगा उसका सामना विश्वास से करना चाहिए, तब जाके हम लोग सुरक्षित रहेंगे भूकंप से। मुख्य स्थलाकृतियाँ देखते हैं। तो मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या है, सुनो। अपक्षय और अपर्दन दो चीज ऐसा है, दो प्रक्रम द्वारा, यानी यही दोनों प्रक्रम, अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि मैंने पृथ्वी लगातार विघटित होती रहती है, विघटित टूटते कटते छटते रहता है। पृथ्वी जो है से लगातार, भूमि से लगातार अपक्षय और अपर्दन दो प्रकार से विघटित होते रहता है। यही दो प्रकार से, दो प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होते रहता है, लगातार विघटित होता है, चाहे अपक्षय से होगा या अपर्दन से। अपक्षय और अपर्दन दोनों से भूमि काटते छटती रहती है, यानी विघटित होती रहती है पृथ्वी भूमि। यही अपक्षय कहेगा। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर होते हैं, पृथ्वी की सतह पर होगा, सतह में ऊपर होगा अपक्षय, और शैल के टूटने से होती है। पृथ्वी की सतह पर शैल चट्टान रहता है, चट्टान के टूटने फूटने से बनता है पृथ्वी की सतह पर, और चट्टान के टूटने से होती है अपक्षय। और अपर्दन, जो अपर्दन ये भूदृश्य पर, मतलब यही भूमि पर होता है। जल से, पवन से, हिम से, ईटीसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन जब भी होगा, चाहे जल से होगा, पवन से, हिम से होगा। बहुत सारे चीज, जल, पवन, हिम, कुछ से हो सकता है। जल, पवन, हिम, ईटीसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को
क्षय को कहते हैं अपर्दन कहते हैं। यहाँ अपर्दन किससे होता है? जल, पवन, हिम से होता है। अब अपक्षय होता है आपको पृथ्वी की सतह पर सेल के टूटने से होता है, और दोनों से होता है पृथ्वी का नुकसान, विघटन होता है। जल, पवन, ईटीसी मन और है जल, पवन या हिम भी बोल सकते हैं। जल, पवन, ईटीसी से जल, पवन अपवर्तित पदार्थ को, अपवर्तित का जो पदार्थ अपवर्तित हो चुका है, विघटित हो चुका है, नुकसान हो चुका है, उस अपवर्तित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जल और पवन उड़िया के क्या करता है? जो भी अपवर्तित पदार्थ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और ले जाता है और इसलिए एक स्थान पर निक्षेपित करता, जमा करता है। जैसे बालू है, उठा के यहाँ से यहाँ ले आया और जमा कर देता है, चाहे जल के द्वारा हो या पवन के द्वारा हो। अपवर्तित पदार्थ क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और निक्षेपित, जमा कर देता है। वही एक स्थान पर जाकर निक्षेपित, जमा कर देता है अपवर्तित पदार्थ को, निक्षेप में जमा। आज यहाँ बालू है तो कल यहाँ गड्ढा हो जाएगा, कल गड्ढा है तो बालू जमा हो जाएगा। यही है जल के द्वारा, पवन के द्वारा अपवर्तित पदार्थ को, जल और पवन का करता है अपवर्तित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और एक ही स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देता है, जमा कर देता है। यही निक्षेपित या जमा और अपवर्तन दोनों पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करता है। और पृथ्वी के धरातल पर क्या करेगा? विभिन्न प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण करता है। हर धरातल पे हो होता है सतह पर, तो अपक्षय भी होता है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? अपक्षय और अपवर्तन दोनों दृश्य भूमि को विघटित करते रहते लगातार। अपक्षय जो है से पृथ्वी की सतह पर होता है, धरातल पर होता है, और सेल के टूटने से होता है। अपवर्तन भी पृथ्वी के सतह धरातल पर होता है, लेकिन यह सेल के टूटने से नहीं होता अपवर्तन, बिल्कुल अपक्षय होता है सेल के टूटने से। अपवर्तन जो होता है यह भी दृश्य भूमि पर जल, पवन, हिमनद के विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय को, नुकसान को बोलते हैं अपवर्तन। यही जल, पवन का करता है जो पदार्थ अपवर्तित हो चुका है, अपवर्तित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देता है, उसे निक्षेपित कहते हैं। निक्षेपित और अपवर्तन दोनों मिल जाता है तो पृथ्वी के धरातल पर होता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करता है, बहुत सारा स्थलाकृति का निर्माण कर देता है। नदी के कार्य देखते हैं। नदी के कार्य, नदी के जो जल है वो जल से, नदी के कार्य देखते हैं। नदी के जो जल है वो जल से दृश्य भूमि का अपवर्तन होता है। नदी के जल से भूमि का अपवर्तन होते रहता है। अपवर्तन चाहे वह हवा माने पवन, जल, हिम से होता है, हिम से वही भूमि का अपवर्तन होता रहता है। नदी के जल से भी भूमि का अपवर्तन होता है। नदी जब किसी खड़े ढाल से गिरेगा, न देख लीजिए, देखिए नदी जब खड़ा ढाल से गिरेगा ना, क्या हो रहा है? कठोर सेल, ये कठोर सेल है, और जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल। जल इतना ताकत से गिर रहा है कि मृदु चट्टान भी कट जा रहा है, और खड़े ढाल से गिर रहा है ना, एक जलप्रपात निर्माण करता है, जलप्रपात बन गया। वही करा, यही चित्र यहाँ पर है। नदी जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर सेल देखे, अधिक कठोर सेल ये वाला है। खड़े ढाल वाली घाटी है, कठोर सेल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो खड़े ढाल वाली घाटी में गिर रहा है नदी का जल, तो जलप्रपात बनाती है। चित्र देख लिए अभी ना कह रहा है नदी जब किसी खड़ा ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर सेल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। देख लीजिए चित्र।
नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करे तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है ऐसा चित्र बनेगा। बाढ़कृत मैदान में बाढ़ वाला मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ना, देख रहे ना, बाढ़ का मैदान आएगा तो नदी बाढ़ वाला मैदान, जहाँ मैदान होता है वहाँ नदी सांप ऐसा घूमती है। अब घूमते घूमते एक समय ऐसा होता है ये नदी इसको छोड़ देता है, यानी कैसे बच जाता है। तो यहाँ झील पानी हो गया, नदी के गोखुर झील कहते हैं इसको, चाप झील कहिए या गोखुर झील कहिए। यहाँ जल हो जाता है, एक समय टूट जाता है, ये दोनों अलग हो जाता है तो यहाँ गोखुर झील बन जाता है, चाप झील बन जाता है, थोड़ा पानी इसमें संभाल रहता है। वही कह रहा है, नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग में बहती है। मोड़दार मार्ग मतलब देख रहे सांप ऐसा, मोड़दार मार्ग में बहती है। इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। बड़ा जो मोड़ है, बहुत बड़ा मोड़ हो गया, इसको विसर्प कहते हैं। बड़ा मोड़ हो गया, इसको विसर्प कहते हैं। इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प के बाद जब विसर्प हो जाता है तो विसर्प के बाद विसर्प के किनारा पर देखिए, किनारा यहाँ, ये किनारा यहाँ, किनारे पर लगातार अपरदन होता है, मतलब लगातार एक करते रहता है। करते करते एक समय दोनों अलग हो जाएगा। लगातार अपरदन और निक्षेपण होते रहता है, अपरदन होते रहता, करते रहता है और जमा भी होता है। जमा हो गया, इधर गड्ढा हो गया, तो लगातार अपरदन और निक्षेपण होता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। विसर्प लूप है, जब विसर्प था बड़ा मोड़ को विसर्प बोलते हैं, ये निकट आ जाता है ना, कट जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और समय के अनुसार विसर्प नदी से कट जाता है। समय के अनुसार यह विसर्प लूप जो है, विसर्प लूप नदी से कट जाता है। समय के अनुसार विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बन जाता है, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। एक समय के अनुसार यही विसर्प लूप जो है अलग हो जाता है, दोनों अलग हो जाएगा तो चाप झील और गोखुर झील का निर्माण करता है। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है। कभी कभी ऐसा नदी होता है कि अपने तट से बाहर भी बहने लगती है, तब उस समय निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है ना। अपने तट से बाहर बहने लगा, तट का मतलब का, इसका तट है ऐसा है और बाहर बहने, इधर बहने लगा, तट ऐसा है बहने लगा इधर, तो बाढ़ आ जाएगा। वही कह रहा, कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, तब उस समय इसलिए निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो इसलिए नदी के तट पर, तटों के किनारे क्षेत्र में महीन मिट्टी बन जाता है ना। महीन मिट्टी अन्य पदार्थ की निक्षेपण करती है, नंबर जमा हो जाता है। नदी के तट के जो निकट क्षेत्र है वहाँ महीन मिट्टी जमा हो जाता है, अन्य पदार्थ भी निक्षेपी में जमा हो जाती है। ऐसे मिट्टी को या पदार्थ को अवसाद कहते हैं। कहने का मतलब कि नदी बाढ़ लगातार आते रहता है तो बगल में ना महीन मिट्टी जमा हो जाता है या अन्य पदार्थ जमा जाता है। बगल में बाढ़ के कारण अन्य पदार्थ जमा जाता है या मिट्टी जमा जाता है, इसी का अवसाद कहता है। अवसाद, यही अवसाद एक समय जमते जमते फरदार बनते बनते अवसाद चट्टान बन जाता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए, यही अवसाद से समतल उपजाऊ और बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। यही समतल में उपजाऊ हो जाता है, बहुत अच्छा खासा उपजाऊ होने लगता है अवसाद जमा होते होते, और बाढ़कृत मैदान, बाढ़ वाला मैदान बन जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, नदी के जल से दृश्य भूमि का पतन होता है ना। नदी जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से गिरती है, खड़े ढाल वाले स्थान से गिरती है तो कठोर शैली है, और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, खड़ा ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाते हैं। वही जब नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मुर्दार मार्ग में बहती है। मैदानी क्षेत्र में बहेगा तो मुर्दार मार्ग में बहेगी, और इन्हीं मुर्दार बड़े मार्ग को विसर्प करते हैं। बड़ा जो मार्ग है इसको विसर्प बोलते हैं। यह विसर्प किनारे पर लगातार अपरदन होते और निक्षेपण होते रहता है।
यही मोड़दार जो है यह विसर्प है, लगातार अपरदन में करता छड़ता रहता है और जमा होते रहता है। एक समय ऐसा होता है कि विसर्प लूप अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो चाप झील गोकुल झील निर्माण करता है। वही विसर्प के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण होते रहता है और विसर्प के सिरे निकट आ जाता है और समय के अनुसार वही विसर्प नदी से कट जाता है, एक झील बनाता है जिसका नाम है चाप झील, गोकुल झील बनाता है। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है। अब तट है होगा बाहर बहेगा, जाहिर बात है कि तटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आएगा करेगा। बाढ़ आएगा तो नदी के तट के किनारे क्षेत्र में महीन महीन मिट्टी जमा हो जाएगा या अन्य पदार्थ के जमा हो जाता है, यानी निक्षेप हो जाता है। यही महीन के मिट्टी या अन्य पदार्थ जमा हो जाता है निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ के मैदान से, तो उसे अवसाद कहते हैं। अवसाद से समतल उपजाऊ भूमि बन जाता है, बाढ़ के मैदान बन जाता है। क्योंकि अवसाद बाढ़ आता तो महीन मिट्टी है, इसमें अन्य पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है उपजाऊ बढ़िया होगा और बाढ़ वाला मैदान बनेगा। नदी के उत्थित तट को, उत्थित मैंने ऊंचा वाला, उत्थित तट को तटबंध कहते हैं। मैंने नदी के सबसे ऊंचा जहाँ स्थान रहेगा उसी बांध को तटबंध बांध, उत्थित तट को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्थित तट को तटबंध करते, वही नदी के प्रवाह अगर समुद्र तक पहुँचते धीमी हो जाती है। धीमी क्यों है ना, जामा करते मलबा जमा करते धीमी हो जाता होगा। नदी के प्रवाह समुद्र तक पहुँचते धीमी हो जाती है, तो धीमी हो जाती है तथा अनेक धाराओं में विभाजित होता है। धीमी होगा तो जाहिर से बात जन तन बहने लगेगा और कोई इधर एक तो बहने लगा, तो समुद्र तक पहुँचते नदी की धीमी हो जाती है, अनेक धारा में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। यह वितरिका हो गया, बट के बहुत सारा वितरिका बढ़ जाता है। अनेक धारा में बहेगा तो जाहिर से बात वितरिका कहेंगे। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, समुद्र तक पहुँचते इतना धीमी हो जाती है कि अनेक वितरिका में बढ़ जाता है नदी, और अनेक धारा में बढ़ जाती है। वितरिका में धारा, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अनेक अपने साथ लाए गए मलबे को निक्षेप करने लगती है। यहाँ अपने साथ जो लाया जाता है मलबा जमा करने लगता है। अब प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करते हैं। वितरिका मतलब का धारा, अनेक धारा जो है अपना मुहाने का निर्माण करता है। मैंने अपना जहाँ गिरना है समुद्र में अरब सागर में गिरने लगता है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने में गिरने का निर्माण करते हैं। यह मुहाना सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा बनता है। यहाँ मुहाना है, यहाँ गिरेगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा बनेगा, डेल्टा बनना शुरू कर देता है। क्यों? नदी अपने साथ मलबा लानेगा तो अवसाद जमा करेगा तो जाहिर सी बात है त्रिभुजकार बनेगा तो डेल्टा बनाता है। डेल्टा देखिए, नदी समुद्र पहुँचते इतना धीमा हो जाती है कि नदी बहुत सारा धाराओं में बहने लगती है। 1 2 3 4 5 6 10 अनेक धारा में बहने लगते हैं। इसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। लेकिन अनेक धारा में बह रहा है तो नदी वितरिका हो गया, ये वितरिका कहते हैं। और नदी अपने साथ मलबा लाती है। नदी क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती है और अपने मुहाने पर निक्षेप जमा करने लगता है ना, जिसके कारण अवसाद बनता है। अवसाद से ही डेल्टा का निर्माण हो जाता है। वही करें यहाँ पर देखिए, चित्र उसी का यहाँ पर है। नदी के उत्तरी तट को तटबंध कहते हैं और नदी के प्रवाह समुद्र पहुँचते धीमी रहती है। धीमी हो जाएगा तो अनेक धारा बढ़ जाएगा, उसी को वितरिका कहते हैं। वितरिका नदी समुद्र में इतनी धीमी हो जाती है, समुद्र पहुँचते कि अपने साथ नदी मलबा लाने लगता है, मलबा को निक्षेप कर देते हैं। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करते हैं। मुहाने का निर्माण में गिरने का निर्माण करता है। वितरिका में अनेक धारा है, अनेक धारा जो अपने मुहाने का गिरने का निर्माण करती है समुद्र में। सभी मुहाना मिल करके अवसादों के संग्रह से अवसाद का संग्रह होता है। अवसाद का संग्रह से डेल्टा बनता है। कभी कभी नदी
अपने तट से बाहर बहने लगता है। वो तो हो गया, देख लिया। सी साइड ज्योग्राफी है। अवसाद हो गया। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है, बहुत सारा हजारों छोटा छोटा जलप्रपात है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो एंजल जलप्रपात है, जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। देखिए उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में देखेगा तो यहीं पर आपको है ना एंजोला जलप्रपात वेनेजुएला में, आपको एंजोला वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में पड़ता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला एंजल ऊंचा जलप्रपात है। चर्चा में जाता है तो ऊंचा, यानी कि एंजल। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यहाँ पर ये दोनों का सीमा पर पड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात देख रहे हैं, कनाडा उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, यही दोनों के बीच में पड़ता है नियाग्रा। दोनों उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा की सीमा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बीच में पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। और कनाडा और संयुक्त अमेरिका के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, सीमा पर है, जो 49वीं समांतर रेखा है दोनों की सीमा पर। देख लीजिए नियाग्रा हो गया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बीच में, ये भी उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में यही संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा भी उत्तरी अमेरिका, दोनों के सीमा पर पड़ता है नियाग्रा, जहाँ 49वीं समांतर रेखा है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका का जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। अफ्रीका का जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों की सीमा पर, जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों की सीमा पर पड़ता है विक्टोरिया। विक्टोरिया। देखिए अफ्रीका देखेगा, दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका में देखेगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ध्यान देखेगा तो जाम्बिया है ना, राजधानी लुसाका, यही जाम्बिया है। ये जिम्बाब्वे है, राजधानी हरारे है। यही जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों का सीमा पड़ता है आपको विक्टोरिया जलप्रपात यही दक्षिण अफ्रीका में भी, अफ्रीका में भी कहाँ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर है। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों के सीमा पर पड़ता है विक्टोरिया जलप्रपात, और दोनों के दोनों दक्षिण अफ्रीका में है। क्या कहते हैं हम लोग, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल। तो दक्षिण अमेरिका में देखें वेनेजुएला में पड़ता है, वेनेजुएला में एंजल है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, और कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका में है। और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। विक्टोरिया देखें, विक्टोरिया है ना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर पड़ता है। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग का क्या काम है सुनो। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनता है। समुद्री तरंग होगा ना, तो समुद्री तरंग का अपर्दन भी होगा, और समुद्री तरंग काटता भी है और निक्षेपण जमा भी करता है। तो यह अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनता है। तटीय में किनारे पर स्थलाकृति बनता है। समुद्री तरंग लगातार
होता है तो समुद्री तरंग लगातार सेल से टकराता है। समुद्री तरंग क्या करता है, हमेशा चट्टान से टकराते रहता है। समुद्री तरंग चट्टान से टकराता है तो दरार बन जाता है चट्टान में। देख रहे ना यहाँ पर समुद्री तरंग जो है लगातार चट्टान से टकरा रहा है ना। समुद्री लहरा आया, चट्टान से टकराया तो दरार आ जाता है। यही दरार आकर जगह छेद हो जाता है, टकराता तो समुद्री गुफा बनता है। फिर समुद्री गुफा से बनता है तटीय मेहराब, छेद हो जाता है, बिल हो जाता है, तटीय मेहराब। फिर कट जाता है तो ऐसा कट का अलग हो जाता है, स्टैक बन जाता है, स्टैक। वही समुद्री तरंग लगातार सेल बने चट्टान से टकराता है तो दरार आता है चट्टान में, और चट्टान में दरार आ जाता है। वही दरार समय के साथ बड़ी चौड़ी हो जाता है ना। समुद्री तरंग चट्टान से टकरा रहा है, दरार जाएगा और टकराएगा तो बड़ी चौड़ी हो जाता है। यही बड़ी चौड़ी हो जाता है, इनको समुद्री गुफा कहता है ना। देखे ना, समुद्री तरंग चट्टान से टकराएगा, दरार आ जाएगा, यही दरार आने वाला समय में बड़ा हो जाएगा, समुद्री गुफा कहते हैं इसको। समुद्री गुफा हो गया है ना, समुद्री गुफा कहता है। यही समुद्री गुफा बड़ा होने पर ओनली छत ही बचता है। यही समुद्री गुफा बहुत बड़ा हो जाएगा तो केवल कोई छत बचता है जिसे तटीय मेहराब कहता है। यही समुद्री गुफा का होता है, समय के साथ बड़ा हो जाता है तो केवल कोई छत बचता है ऊपर से, है ना, अंदर से निकल जाता है सब, तो छत बचता है, उसे तटीय मेहराब कहते हैं, तटीय मेहराब। समुद्री गुफा बड़ा होगा तो केवल छत बचता है, तो जिससे छत को तटीय मेहराब कहता है। लगातार अपरदन से छत टूट जाता है, छत बचता था तटीय मेहराब, फिर वही छतों टूट जाता है तो वही लगातार अपरदन से छत टूट जाता है तो केवल दीवार बचता है। इस दीवार का आकृति को स्टैक कहता है। लगातार अपरदन से यही छतों टूट जाता है, छत टूट जाएगा तो केवल स्टैक बचता है, दीवार बचता है, दीवार का स्टैक कहता है। समुद्री गुफा बड़ा होने पर केवल छत बचता है, छत बचेगा तो तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन से छत भी टूट जाता है, छत बचेगा तो मेहराब, तटीय मेहराब, और छत टूट गया तो दीवार बचता है, दीवार को स्टैक कहता है, स्टैक। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचा चट्टान तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर रूप में रहता है, ऊंचा रूप में ऊंचा सेल रहता है, ऊंचा सेल तट को, ऊंचा चट्टान तट को समुद्री भृगु कहते हैं, समुद्री भृगु। तो क्या कहते हैं कि हम लोग समुद्री तरंग के अपरदन से और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृति बनता है, तो हाँ, तटीय स्थलाकृति बन जाता है, सही बात है। समुद्री तरंग लगातार चट्टान से टकराता है तो दरार रहता है चट्टान में। वही चट्टान दरार बड़ा होता है, समय के अनुसार बड़े चौड़ी हो जाता है तो समुद्री गुफा बनाता है। समुद्री गुफा देख लिए, वही समुद्री गुफा और बड़ा हो जाएगा तो केवल छत बचेगा तो तटीय मेहराब कहते हैं, केवल छत बचेगा, तटीय मेहराब कहते हैं। तटीय मेहराब में केवल छत रहता है ऊपर, मनबिलेशन रह जाता है, तो छतों गायब हो जाएगा तो स्टैक बचेगा, स्टैक। छतों गायब हो जाएगा, दीवार बचेगा, दीवार को बोलते हैं स्टैक। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे चट्टान तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। के कार्य, हिमनद के क्या क्या कार्य है। हिमनद या हिमालय, क्या हो गया, हिमनद या हिमालय है। हिमनद को या हिमालय को एक है। हिमनद बर्फ की नदी होता है, बर्फ की नदी को बोलते हैं। वैसा नदी जहाँ बर्फ बहती है उसे हिमनद या हिमालय कहते हैं। तो बर्फ की नदी है। हिमनद अपने नीचे के कठोर जो चट्टान है, उस कठोर चट्टान से गोलाश्मी मिट्टी
कोलासिन मिट्टी और पत्थर को आपादित करती है। मैंने हिमनद जो है ना अपने नीचे की कठोर चट्टान रहता है, वो कठोर चट्टान से कोलासिन मिट्टी और पत्थर को आपादित कर देता है। देखिए यहाँ पर हिमनद आ रही है। हिमनद अपने नीचे का बहुत सारा कठोर चट्टान है, क्योंकि हिमनद पहाड़ पर रहता है, पहाड़ पर कठोर चट्टान है। यही कठोर चट्टान से क्या करता है, कोलासिन मिट्टी को पत्थर को आपादित करता है। कोलासिन मिट्टी को आपादित करता है पत्थरों द्वारा, और पत्थर को भी आपादित करता है। कठोर चट्टान से कोलासिन मिट्टियों को भी और खुद पत्थर को भी आपादित करता है हिमनद। हिमनद जो है नीचे के कठोर चट्टान से देखें, कठोर चट्टान से कोलासिन मिट्टी और पत्थर को आपादित कर देती है। यही कोलासिन मिट्टी और पत्थर से भूदृश्य का आपादन होता है। जब कोलासिन मिट्टी और पत्थर आपादित हो गया कठोर चट्टान से, हिमनद करता है कठोर चट्टान से कोलासिन मिट्टी और पत्थर को आपादित करता है। यही कोलासिन मिट्टी आपादित पत्थर से भूदृश्य मैंने पृथ्वी आपादन हो जाता है। भूदृश्य का आपादन करती है ये दोनों। हिमनद गहरे गर्तों में बनता है, और गहरा गर्त में बनेगा तो जल भर जाएगा, और जल भर जाएगा तो इसलिए सुंदर झील बन जाता है। तो हिमनद गहरे गर्त में जल भर जाता है कब, जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने लगता था, है ना। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने लगता है तो गहरा गर्त है, जल भर जाता है। जल भर जाएगा तो सुंदर झील का निर्माण होगा। तो हिमनद गहरे गर्त में जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने लगता है, पर्वत वाले क्षेत्र में बर्फ पिघलने लगता है तो हिमनद बढ़ने लगता है। जो गहरे गर्त में हिमनद गहरे गर्त में बनता है, और गहरे गर्त में बनेगा तो जल भर जाएगा। जल भर जाएगा कब, जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने लगता है तो गहरे गर्त में जल भर जाएगा, इसलिए सुंदर झील का निर्माण करता है हिमनद। तो हिमनद गहरे गर्त में बनता है और गहरे गर्त में जल भर जाता है, इसलिए सुंदर झील का निर्माण करता है। जल भरता है कब, जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलेगा तब। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ कौन कौन है। छोटा बड़े शैल होता है, छोटा भी हो सकता है चट्टान, बड़ा भी हो सकता है चट्टान। छोटा बड़ा रेत बालू हो सकता है, छोटा बड़ा तलछट मिट्टी भी हो सकता है। शैल रेत तलछट मिट्टी निक्षेपित करता है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल रेत तलछट मिट्टी निक्षेपित होता है। हिमनद भी क्या करता है, छोटा बड़ा चट्टान को रेत को तलछट मिट्टी लाता है, लान करके निक्षेपित जमाव कर देता है। हिमनद भी करता है निक्षेपित करके, यह निक्षेपित हिमनद हिमोड़ कहलाता है। तो चाहे हिमनद हिमोड़ क्या है, जब हिमनद क्या करेगा, हिमनद हिमानी अपने साथ है ना, हिमनद या हिमानी जो है अपने साथ है ना, अपने साथ क्या लाने का, बड़ा छोटा शैल रेत और तलछट मिट्टी लाने का, लान करके कहीं जमा कर देगा, और जगह जहाँ जमा होगा उसी को कहते हैं हिमनद हिमोड़। हिमनद हिमोड़ क्या है, हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटा बड़ा शैल रेत तलछट मिट्टी एक जगह जमा हो जाएगा, और एक जगह जमा हो जाएगा, है ना, एक जगह जमा हो जाएगा। शैल रेत तलछट मिट्टी एक जगह जमा हो जाएगा। कौन जमा करेगा, हिमनद करेगा। तो उस जमा वाला चीज़ को बोलते हैं हिमनद हिमोड़, क्योंकि हिमनद किया है और हिमोड़ किया है। तो क्या कहते हैं हम लोग, हिमनद बर्फ नदी है। बर्फ हिमनद जो है अपने नीचे के कठोर चट्टान से कोलासिन मिट्टी और पत्थर को आपादित करता है। यही कोलासिन मिट्टी पत्थर को आपादित कर देती है। यह कोलासिन मिट्टी पत्थर से का भूदृश्य का भी आपादन करती है, भूदृश्य का आपादन हो जाता है। हिमनद गहरे गर्त बनाता है, और गहरे गर्त में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाता है। और जल भरे कब, जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलेगा तब। तो गहरे गर्त में जल भर जाएगा और सुंदर झील बन जाता है। हिमनद द्वारा छोटे बड़े शैल रेत तलछटी मिट्टी का निक्षेपित करता है, और यही तलछटी मिट्टी का निक्षेपित करता है तो हिमनद हिमोड़ बनता है। वो तो हिमनद के कार्य देख लिया। अब देखते हैं पवन के कार्य। पवन ज़्यादा रेगिस्तान में होता है। पवन के कार्य, रेगिस्तान में पवन जो है, पवन
अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख करता है। अपर्दन भी करता है, मैंने काटता भी है और जमाव भी करता है पवन रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में पवन जो होता है, पवन अपर्दन और निक्षेपण दोनों का प्रमुख कारक है। अपर्दन करने का भी और निक्षेपण करने का कारण रेगिस्तान प्रमुख पवने है प्रमुख। रेगिस्तान में छत्रक आकार के सेल में चट्टान दीवार दिखाया था। छत्रक में एकदम मशरूम, इन्हें छत्रक सेल कहते हैं। मशरूम की तरह रहता है। पवन का करता है, नीचे के भाग को ज़्यादा जल्दी काट देता है, ऊपर के भाग को नहीं जल्दी काट पड़ता है, इसलिए छत्रक सेल बन जाता है। तो रेगिस्तान में छत्रक आकार के सेल में चट्टान दिखता है। यही छत्रक आकार के मतलब छाता जैसा चट्टान दिखता है, इसी को छत्रक सेल कहते हैं। छत्रक सेल में पवन सेल के ऊपरी भाग को कम और निचली भाग को अधिक आसानी से काटता है। छाता सेल में ऊपरी भाग को कम काटता है, निचले भाग आसानी से अधिक काट देता है, इसलिए छाता ऐसा मशरूम बन जाता है। छत्रक सेल के आधार जो आधार संकीर्ण होता है, पतला होता है। देखना, छत्रक सेल का आधार संकीर्ण पतला है और शीर्ष विस्तृत फैला हुआ, शीर्ष जो विस्तृत है फैला हुआ है। रेगिस्तान में जब पवन चलने पर अपने साथ रेत को, पवन जब चलती है तो पवन बहुत सारा अपने साथ रेत को उठा लेता है। पवन उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, और जब पवन का बहाव रुकने लगता है तो वही एक स्थान से उस स्थान पर यही रेत गिर जाता है। पवन में से रेत गिर करके छोटी पहाड़ी बनाती है। देखिए, और छोटी पहाड़ी बनाते इन्हीं का बालू टिबा कहते हैं। बालू टिबा चित्रपट देखिए, है ना। रेगिस्तान में पवन एक स्थान से उठेगा, हवा चलेगा तो हवा अपने साथ बहुत सारा बालू को उठा करके जाकर जमा कर देगा। यहाँ जमा कर देगा तो यहाँ बालू टिबा के नाम हो गया, यही बालू टिबा हो गया। रेगिस्तान में पवन चलने पर अपने साथ रेत को उठा लेता है। रेत को उठा करके पवन एक स्थान दूसरे पर पहुँचा देते हैं। पहुँचा करके जब पवन का बहाव रुकने लगता है तो रेत गिर जाता है। रेत गिर करके छोटी पहाड़ी बनाता है। छोटी पहाड़ी को ही, है ना, बालू टिबा बनता है। जैसे यहाँ बहुत सारा हवा चलने लगा, यहाँ के बना देता है, इसी को बालू टिबा कहते हैं। जब बालू कण महीन है और हल्का है तो हवा उठा लेता है, उठा करके अधिक दूरी तक ले जाता है। अधिक दूरी तक ले जा करके विस्तृत क्षेत्र में बहुत बड़ा भाग में निक्षेपित कर देता है, उसे लोएस कहते हैं। अच्छा, छोटी पहाड़ी बनाएगा तो बालू टिबा, और यही चीज़ों को बहुत बड़ा भाग में एकदम फैला देगा, है ना जी, इसी को लोएस कहते हैं, है ना। दोनों के है, लोएस और बालू टिबा दोनों है। बस नहीं है कि बालू टिबा में भी हवा अपने साथ बालू लेकर के दूसरी जगह ले जाती है, इसमें भी बालू अपने साथ हवा उठा के दूसरी जगह ले जाता है। इसमें है कि छोटी पहाड़ी के रूप में गिराता है, इसमें तो बहुत बड़ा क्षेत्र में पहाड़ी के रूप में गिराता है। इसमें महीन हल्का होता है, लोएस में महीन हल्का बालू का होता है। विशाल लोएस निक्षेप चीन में देखने को मिलता है। विशाल लोएस निक्षेप देखा, लोएस निक्षेप चीन में देखने को मिलता है। तो क्या कहते हैं, पवन जब चलती है तो अपने साथ रेत को उठा लेता है। रेत को उठा एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, और जब वो पवन एक स्थान दूसरे पर पहुंचता है तो पवन का बहाव रुक जाता है, तो वही रेत गिर जाता है। गिर करके छोटी पहाड़ी बनता है, इसे बालू टिबा कहते हैं। जब वही बालू महीन और हल्का होगा तो भी हवा से उठ करके अधिक दूर ले जाता है, बहुत दूर। ये तो नज़दीक गिर जाता है, अधिक दूर ले जाता है, और विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित जमा करता है, इसे लोएस कहता है। लोएस विशाल लोएस कहाँ देखने को मिलता है? विशाल लोएस जमाव निक्षेप चीन में देखने को मिलता है, चीन में देखने को मिलता करता है। प्लेट क्यों घूमती है? बताओ। देख लिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजोला है, वेनेजुएला में है, और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। जिम्बाब्वे और जाम्बिया अफ्रीका में है, विक्टोरिया जलप्रपात सीमा पर है। विशाल लोएस निक्षेप चीन में देखने को मिलता है।
सवाल बन रहा है कि प्लेट क्यों घूमता है, प्लेट क्यों घूमती है। आपको आंसर यहाँ मिलेगा। आसन मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। आसन में बहुत सारा प्लेट में बटा हुआ है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, आसन मंडलीय प्लेट कहते हैं। यही प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। क्यों प्लेट जो धीमी गति से चारों तरफ क्यों घूमते हैं? क्योंकि कारण है कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा रहता है, और मैग्मा में होने वाला गति होता है। मैग्मा गति कारण होता है प्लेट घूमता है। पृथ्वी के कुछ मिलीमीटर के अंदर मैग्मा रहता है, कुछ मिलीमीटर के अंदर रहता है मैग्मा। यही मैग्मा जब पिघला हो रहता है तो मैग्मा ये गति करता है, तो प्लेट ऊपर के पृथ्वी के ऊपर भी प्लेट घूमने लगता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर वृत्तीय रूप में घूमता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता है, और मैग्मा घूमेगा तो प्लेट घूमेगा। देख लिए प्लेट क्यों घूमता है। अपर्दन, अपर्दन क्या है? अपर्दन क्या होता है? अपर्दन देखिए, अपर्दन भूदृश्य पृथ्वी पर जल, पवन, हिम ईटीसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन होता है जल, पवन, हिम के द्वारा जो भी घटना घटता है या क्षय होता है उसे कहते हैं अपर्दन। अपर्दन देख लिए। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जो बाढ़ वाला मैदान है उसका निर्माण कैसे होता है? नदी जब मैदानी क्षेत्र पर प्रवेश करेगा तो मोड़दार मार्ग में बहती है। इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। बड़ा बड़ा मोड़ को विसर्प कहते हैं। यही विसर्प के किनारे पर लगातार अपर्दन निक्षेपण होता रहता है। विसर्प के किनारे पर लगातार अपर्दन निक्षेपण होता रहता है। अपर्दन में निक्षेपण दोनों होता है। अपर्दन और निक्षेपण होता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाता है। समय के अनुसार वही विसर्प लूप नदी से कट जाता है। अलग हो जाता है विसर्प जैसे चाप झील, गोगो झील का निर्माण होता है। समय के अनुसार विसर्प लूप नदी से कट जाता है और ये अलग झील बनाता है, जिससे चाप झील, गोगो झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगता है। नदी के तट यहाँ बहने लगा इधर, नदी के तट इधर बहने लगा इधर, तो बड़ा होता है। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, इसलिए निकटवर्ती क्षेत्र में नदी के जो तट है वो निकट क्षेत्र में बाढ़ आ जाते हैं। इसलिए नदी के तटों के निकट क्षेत्र में महीन मिट्टी, नदी के तट जो रहता है, तट के निकट क्षेत्र में देखिएगा महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ की निक्षेप जमा होता है, निक्षेप जमा हो जाती है। और ऐसे मिट्टी या पदार्थ को जब महीन मिट्टी अन्य पदार्थ की निक्षेपण करती है, और ऐसे मिट्टी पदार्थ को अवसाद कहता है। अवसाद यही अवसाद जब जमा हो गया है ना, अगल बगल अवसाद जमा कर दिया महीन मिट्टी, तो जाहिर सी बात है कि इस पर पानी नहीं बढ़ पाएगा, तो अगल बगल बढ़ा जाएगा। यही अवसाद से समतल उपजाऊ हो जाता है। समतल उपजाऊ हो गया और बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे देख लिए। बालू टिब्बा कैसे बनता है? जब पवन चलने लगती है तो पवन अपने साथ रेत उठा लेता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर गिरा देती है। रेत गिर जाता है, छोटी पहाड़ी बनाता है। छोटी पहाड़ी बनेगा तो बालू का टिब्बा कहता है ना। और जब वही विस्तृत क्षेत्र में बहुत बड़ा रूप में फैला देगा तो उसे लोएस कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में छोटी पहाड़ी बनेगा बालू टिब्बा, और विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित करता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित करेगा तो लोएस कहते हैं। लोएस अधिक दूर ले जाता है, दूर ले जाकर बालू को हवा गिरा देती है, और विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर देता है, जमा करता है, उसे कहते लोएस कहते हैं। विशाल लोएस निक्षेप चीन में देखने को मिलता है। चलिए बालू का टिब्बा देख लिए। जब हवा अपने साथ बालू ले जाती है, एक स्थान दूसरे स्थान पर गिराता है
और छोटी पहाड़ी बनाएगा तो बालू टिपा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री पुलिन समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा कर देता है। समुद्र तरंग क्या करता है? किनारे पर समुद्र तरंग आएगा और किनारे पर अवसाद जमा करेगा। अगर नदी किनारे पर अवसाद जमा करेगा तो बाढ़ आ जाएगा, लेकिन समुद्र भी के तरंग आएगा किनारे पर, समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा करेगा तो समुद्री पुलिन बन जाता है। अवसाद जमा करेगा तो समुद्री पुलिन बन पे करेगा। तो समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे देख लिए? चाप झील। क्या चाप झील? चाप झील देख लिए हैं पीछे। चाप झील को गोखुर झील भी बोलते हैं। क्वेश्चन है, कौन समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं कह रहा है ना। समुद्री तरंग से भाई गुफा भी बनता है, देख लिए हैं। समुद्री तरंग से किनारा भी बनता है, देख लिए, लेकिन चट्टान थोड़ी ना बनता है। यही होगा आंसर। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमनद की निक्षेपण, हिमनद क्या कहता है? अपने जमा करने की विशेषता क्या है? बढ़ती मैदान, पुलिन, हिमोड़ बनाता है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, क्या लाने का पदार्थ? हिमनद छोटा बड़ा शैल, रेत, छोटी तलछट मिट्टी को लाने का और निक्षेपित करता है। यह निक्षेपण हिमनद हिमोड़ कहलाता है। और हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। पृथ्वी के आकस्मिक गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी के आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना घटती है? आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? बाढ़ मैदान तो भाई नदी के किनारे पर अवसाद जमा होने से होता है, और बाढ़ के मैदान और उपजाऊ मिट्टी बनता है। लेकिन यहाँ वलन नहीं बनेगा, ज्वालामुखी बनेगा। पृथ्वी का आकस्मिक गति होगा तो जाहिर भाई ज्वालामुखी बनेगा। तो पृथ्वी का आकस्मिक गति के कारण ज्वालामुखी होगा या भूकंप आएगा। देख लीजिएगा, पृथ्वी का आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना घटती है? वलन, बाढ़ की मैदान तो होगा ना, वलन क्या है देख लीजिएगा, लेकिन ज्वालामुखी होगा। फिर देख लीजिएगा, भूकंप हो सकता है। छात्रक सेल पाई जाती है रेगिस्तान में। छात्रक सेल रेगिस्तान में मिलता है, रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है। चाप झील नदी घाटी में मिलता है, नदी घाटी। तो चाप झील हिमनद नहीं, रेगिस्तान में नहीं, नदी घाटी मिलेगा। चाप झील नदी घाटी में। तो बल का आधार बांटा गया है, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी के अंदर लगता है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटती है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक तो कभी धीमी गति से उत्पन्न होता है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति में कभी एकाएक हो जाएगा कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाएगा, तब कभी धीरे धीरे उत्पन्न होता है जब भूकंप होगा। भूकंप और ज्वालामुखी इसे आकस्मिक गति के कारण होता है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों जब पृथ्वी का अंतर्जनित बल कारण होता है। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी का अंतर्जनित बल कारण होता है। भूकंप ज्वालामुखी आकस्मिक बल के कारण ही भूकंप ज्वालामुखी भूस्खलन होता है। भूस्खलन पे जब अंतर्जनित बल एकाएक अंतर बल लगता है तो आकस्मिक बल कहते हैं। जब भूकंप ज्वालामुखी होता है आकस्मिक गति के कारण होता है। भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण होता है। पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि हो जाता है। आकस्मिक गति होगा तो जाहिर बात है भूकंप और ज्वालामुखी आएगा जब पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि होगा। तो आकस्मिक बल के कारण होता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन तीनों होता है, ठीक ना। चलते क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है?
पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा बल उत्पन्न होता है? अंतर्जनित बल होता है। और कहाँ होगा? बाह्यजनित बाहर होता है। आसनमंडल बल ये नहीं है। अंतर्जनित बल है जो पृथ्वी के बाहर अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है? पृथ्वी की सतह पर बाह्य बल, बाह्यजनित बल जो है पृथ्वी की सतह पर लगता है। तो कौन सा बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी की सतह पर आपको बहिर्जनित बल होता है। भी देख लिए। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि पृथ्वी का आसनमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। तो हाँ, पृथ्वी का जो आसनमंडल है, आसनमंडल बहुत सारा प्लेट में विभाजित है तथा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती। सही बात है, लिखना है। आसनमंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, आसनमंडलीय प्लेट कहता है। ये जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती है। तो कथन सही है। पृथ्वी का आसनमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। सही बात है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती है। सही बात है। कारण, कथन तो सही है लेकिन कारण देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है जो एक वृत्तीय रूप में घूमती है। ये जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती है। क्यों? कारण यही है कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है और मैग्मा गति करते रहता है। जिसके कारण मैग्मा गति करेगा, वो पृथ्वी के अंदर वृत्तीय रूप में घूमता है। इसी कारण प्लेट भी घूमता है। यानी कारण भी सही है। कारण है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जिसके कारण पृथ्वी का आसनमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और यही प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमता है। सही तो है, यानी कि ये ऑप्शन, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता। सही है। पृथ्वी के आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना घटती है? तो ज्वालामुखी भी होता है, भूकंप भी होता है और भूस्खलन भी होता है। आकस्मिक बल या आकस्मिक गति कारण, आकस्मिक गति कारण भूकंप ज्वालामुखी दोनों होता है। अब बल कहेगा आकस्मिक बल, भूकंप ज्वालामुखी भूस्खलन तीनों होता है। तो पृथ्वी का आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना घटती है? तो ज्वालामुखी ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है और अधिक केंद्र कहलाता है। हाँ, भूकंप जब आता है तो भूपर्पटी के नीचे होता है। भूपर्पटी के नीचे एक स्थान जगह होता है जहाँ कंपन सबसे पहले वहीं स्टार्ट होता है, और जहाँ कंपन सबसे पहले स्टार्ट होता है पृथ्वी के अंदर उसे अधिक केंद्र कहता है। सही बात है, गलत है। अधिकेंद्र होता है, ये उद्गम केंद्र कहते हैं उसको, जहाँ स्टार्ट होता है भूकंप से। अधिकेंद्र पृथ्वी के बाहर होता है ना। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे होता है जहाँ कंपन आरंभ होता है। ये कह रहा है कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र नहीं, उद्गम केंद्र कहलाता है। ये गलत है, पहला गलत है। उद्गम केंद्र तो सही होता है। भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर आता है क्रेटर कहता है। और ऐसा भूपर्पटी मैंने पृथ्वी पर सतह पर ज्वालामुखी छिद्र होता है। उस छिद्र को, वैसा छिद्र ज्वालामुखी छिद्र जहाँ से लावा बाहर आता है क्रेटर कहता है। तो हाँ, ज्वालामुखी छिद्र है। यही छिद्र से देख रहे हैं गैस राख सब निकलता है। गैस राख सब निकलता है, छिद्रों से निकलता है गैस राख। इस छिद्रों को बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर क्या कहते हैं? भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्र को, यही ज्वालामुखी छिद्र से लावा बाहर आते हैं। ये लावा बाहर आती है, इसी को लावा में राख भूसा सब बाहर निकलता है, इसी को क्रेटर कहते हैं।
तो क्रेटर से लावा बाहर आती है, लावा बाहर आती है। देखिए लावा बाहर साफ निकल रहा है, यूँ क्रेटर कर सकते इसको। देखिए नहीं, लावा बाहर निकल रहा है, सब लावा बाहर निकल रहा है ना। यही है, क्रेटर से लावा बाहर आती है। क्रेटर भूपर पट्टी पर होता है और ज्वालामुखी छिद्र को कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र को। भूपर पट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं क्रेटर। अगला क्वेश्चन है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान के रूप में जाना जाता है क्या? अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र। सही है। भूकंपीय तरंग निम्न से कितने प्रकार का होता है? भूकंपीय तरंग टोटल 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। PSL, देख लीजिएगा, PSL होता है। P तरंग अनुदैर्ध्य कहते हैं, S तरंग अनुप्रस्थ कहते हैं, L तरंग पृष्ठीय तरंग कहते हैं। पीछे देख लीजिएगा। भूकंप के मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहता है? तो भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं। हिंदी को में बोलते हैं इसको सिस्मोग्राफ का, ये हिंदी में भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप मापने वाला यंत्र है भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। भूकंप का मापन एक यंत्र है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ कहता है। बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब क्या हो गया? बैरोमीटर कहो या वायुमंडलीय दाब कहो, यह भी एक यंत्र है, लेकिन इससे वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर लेते हैं। बैरोमीटर में पानी या हवा या पारा का प्रयोग किया जाता है। पानी का भी, हवा का भी और पारा तीनों का प्रयोग करते हैं बैरोमीटर में। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापा जाता है, तो सही है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर से मापता, सही बात है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 हो या उससे कम होती है तो प्रभाव नहीं के बराबर होता है, सही बात है, सही बात है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है, तो हाँ सही बात है। जिसकी तीव्रता 7 होता है या अधिक होता है, 7 या अधिक और सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, तो हाँ सही, तीनों सही है, चारों सही है, यानी कि डी सब सही है। कह रहे उनमें से कौन सा कथन असत्य है? सत्य कोई नहीं है, सब सही है, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। भूदृश्य पर खाली जगह जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, क्षय को अपरदन कहते हैं। भूदृश्य पर जल से भी, भूदृश्य पृथ्वी पर जल से, हिम से, पवन तीनों से विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, यानी कि डी सही होगा सब। मुख्य स्थलाकृति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अपक्षय और अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, सही बात है। देख लीजिए, अपक्षय और अपरदन के द्वारा 2 प्रक्रम है, इसके द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है, सही बात है, यानी कि भी सही है। अपक्षय और अपरदन दोनों क्या करता है? भूमि को लगातार विघटित कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होता है, सही है। अपक्षय क्रिया होता है पृथ्वी की सतह पर होता है, शैल के टूटने से होता है, सही बात है। तो पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया कहलाती है, सही बात है। अपरदन और निक्षेपण दोनों यह प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, सही बात है। अपरदन और निक्षेपण दोनों
पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति निर्माण करता है। यानी कि तीनों के तीनों सही है, यानी कि असत पूछ रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। गुजरात के भुज में रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता वाला भीषण भूकंप मापा गया? 6.9 को माप लेते हैं 2001 में। 2001 में भुज गुजरात में भूकंप का झटका 26 जनवरी 2001 में था, जिसका रिक्टर स्केल पर माप लेते 6.1 जो भीषण भूकंप था। और 6.6 या 6 से अधिक हो गया तो वही ना भुज में आया था। 6 से अधिक 6.9 हुआ तो बहुत शक्तिशाली भूकंप था। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, कठोर शैल में गिरे या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरता है तो निम्न से क्या बनाते हैं? जलप्रपात बनेगा, जलप्रपात बनेगा। पीछे पढ़ चुके हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील तो नदी घाटी में मिलता है। चाप झील नदी घाटी पाई जाती है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मुड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़े को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्ग के किनारे पर लगातार अपतन होता है। विसर्ग के भी किनारे पर अपतन होता है और निक्षेपण होता है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्ग जो है लूप नदी से कट जाता है। वही विसर्ग का लूप नदी से कट जाता है, एक अलग झील बन जाता है। इसे चाप झील कहते हैं या गोखोर झील कहते हैं। नदी द्वारा नदी घाटी में चाप झील का निर्माण होता है। तो मैदानी भाग में और नदी घाटी में होता है। मैदानी भाग में इसलिए होता है कि पानी का बहाव कम जाता है, इसी का बहुमोड़ घुमाव करके चलता है, इसलिए मैदानी भाग में चाप झील बनता है। नदी के उत्थित तट को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्थित तट को तटबंध कहते हैं। पीछे पड़ चुका है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। सही बात है। कभी नदी समुद्र तक पहुँचता धीरे धीरे धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित होता है। सही बात है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और धीमा इतना होता है कि नदी आगे बढ़ नहीं पाती, इसलिए अनेक धारा में बढ़ जाता है। नदी का पानी अनेक धारा में बढ़ जाती है, जिनके वितरिका कहते हैं। अनेक धारा बढ़ जाता है उसको वितरिका कहते हैं। सही बात है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने के निर्माण करते हैं। जितना वितरिका अपना मुहाना बनाते हैं, मुहाना बना करके और सही मुहाना मिल जाता है। सही मुहाना का अवसादों का संग्रह होता है, संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। सही है, दोनों सही है, यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? कौन सा स्थलाकृति है जो समुद्री तरंग के द्वारा बनता है? समुद्री गुफा यह भी बनता है, तटीय मेहराब यही बनता है, अष्टक समुद्री सब बनता है, यानी कि डी सब बन जाता है। समुद्री गुफा भी देखे, तटीय मेहराब भी देखे, अष्टक भी देखे, समुद्री गुफा सब समुद्री तटीय स्थलाकृति है और समुद्री तरंग के द्वारा बनता है सब। कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता है ये नहीं है। सेल जो है समुद्री सेल का विशेषता नहीं है, क्योंकि किनारा भी समुद्र से बनता है, समुद्री गुफा भी बनता है, तटीय मेहराब भी बनता है समुद्र से, तरंग से कि चट्टान नहीं बनता है तरंग से। समुद्री तरंग किनारों पर, समुद्री जो तरंग है वो किनारा पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करता है? समुद्री तरंग किनारा पर अवसाद जमा कर, जाहिर सी बात है कि आपको समुद्री पुलिन बनाएगा, समुद्री पुलिन बनाता है। देख लीजिएगा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमनद की निक्षेपण विशेषता, हिमनद क्या करता है? अपने अंदर कठोर जल पत्थर को
काट देता है और हिमोड़ बनाता है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, हिमनद क्या करता है, पदार्थ लाता है, जैसे छोटे बड़े सेल लाता है, रेत द्वारा रेत तलछट मिट्टी लाकर निक्षेपित करता है। यही निक्षेपन को, यह निक्षेपित को कहते हैं हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। हिमनद के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हिमनद के क्या क्या काम सुनो। हिमनद या हिमानी एक है, बर्फ नदियाँ होती है तो हाँ, हिमनद अपने नीचे की जो कठोर होता है, कठोर चट्टान, उसको गोलासमी और मिट्टी और पत्थर को आपादित कर देता है। हाँ, पत्थर को आपादित कर देती है और करके गोलासमी मिट्टी और पत्थर से भूतरिश का अपरदन होता है, भूतरिश का अपरदन कर देते हैं, करते। सही बात है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। सही बात है। सुंदर झील बन जाता है पानी जमा करके। हिमनदों द्वारा किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पूरी का बन करता। सही बात है। चारों के चारों सही है, यानी कि असत पूछ रहा है, कोई नहीं। 1 2 3 असत, कौन सा कथन असत है? डी मारा। 1 2 3 असत है, गलत है। चारों के चारों सही, ठीक ना। छात्रक सेल पाई जाती कहाँ? छात्रक सेल रेगिस्तान में। विशाल लोहे से निक्षेपण कहाँ पे जाता है? विशाल लोहे चीन में। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो वही रेत गिर जाता है, गिर कर छोटी पहाड़ी बनाता है, और छोटी पहाड़ी बनाता है। पवन के इस कार्य को क्या कहा जाता है, या इस क्या बनाता है पवन? तो इसको हम लोग बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा, छोटी पहाड़ी बना रहा है तो बालू टिब्बा, छोटी पहाड़ी बनाएगा तो बालू टिब्बा। यही बहुत विस्तृत भाग में फैला देता तो लोयस बनाता। लोयस सबसे बड़ा है चीन में लोयस बड़ा है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाए, सही जोड़ा बनना है। हिमनद बर्फ नदी है। विसर्प नदी में बनता है। नदी में नदी ज़्यादा मोड़ बनाता है तो विसर्प हो जाता है। सांप से ज़्यादा मुड़ता है तो विसर्प बनता है। नदी विसर्प नदी बनता है। पुलिन समुद्री तट पर बनता है, समुद्री किनारे पर या तट पर कहिए पुलिन बनता है। बालू टिब्बा रेगिस्तान बनता है। रेगिस्तान में जब पवन बालू उठा करके जगह पहाड़ी जो बना देता है उसे बालू टिब्बा कहते हैं। तो हिमनद हो गया, बर्फ की नदी हो गया। विसर्प नदी में बनता है, नदी में विसर्प। पुलिन बर्फ नदी है। विसर्प नदी घाटी में बनता है। बालू टिब्बा रेगिस्तान में बनता है। रेगिस्तान में बालू टिब्बा। जलप्रपात कठोर सांसद सेल से गिरता है तो जलप्रपात बनता है। भूकंप पृथ्वी का कंपन है, पृथ्वी का कंपन होगा भूकंप। और पुलिन का होगा पुलिन नदी घाटी में होता है। नहीं तो आप सीधा लीजिएगा। नदी के किनारे पर या नदी तट पर, समुद्री तट पर बनता है तो समुद्री भृगु कहिए। समुद्री पुलिन एक प्रकार का समुद्री भृगु है ना। समुद्री भृगु कहते हैं पुलिन। हिमनद हो गया, बर्फ नदी है। विसर्प नदियाँ है, नदी बनता है विसर्प। पुलिन समुद्री तट पर, समुद्री तट का हो या समुद्री भृगु का भृगु पुलिन। बालू टिब्बा रेगिस्तान बनता है। जलप्रपात कठोर सांसद सेल से गिरता है तो जलप्रपात बनता है। कठोर सांसद सेल से गिरता है तो जलप्रपात बनता है। भूकंप पृथ्वी कंपन से होता है। बालू की टिब्बा रेगिस्तान में है। विसर्प नदी में बनता है।
से यहाँ देखने को। हिमनद हो गया विशाखापट्टनम में बनता है। अब विसर्ग हो गया नदियाँ बनता है। पुलिन हो गया समुद्री भृगु का हो या समुद्र के नदी के किनारे बनता है, तट बनता है पुलिन। बालू टिब्बा हो गया रेगिस्तान में जलप्रपात हो गया। कठोर संसद से गिरता है, ऊंचाई से गिरता है तो जलप्रपात बनता है। अब भूकंप पृथ्वी कंपन है। छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर एक पठार है, उसका पठार है। छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार एक है जो पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया और झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, शिवभूमि, हजारीबाग, संथाल, परगना और रांची जिले के क्षेत्र पर विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार, इसका एरिया रखा जाए पुरुलिया पश्चिम बंगाल पड़ता है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल। पलामू जिला, धनबाद, शिवभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना और रांची जिला ये सब यहाँ से यहाँ तक झारखंड में पड़ता है। ये सब यहाँ तक फैला है। छोटा नागपुर पठार पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, पलामू, धनबाद, शिवभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना, रांची जिला झारखंड में सब यहाँ तक फैला छोटा नागपुर पठार। सवाल है कि भू सतह पर मैंने पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर भूकंप के जो केंद्र है, केंद्र के ऊपर रिक्त स्थान क्या कहलाता है? तो भूकंप के जो केंद्र है, केंद्र के ऊपर जो खाली जगह है उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र भारत को चार भूकंपीय तीव्रता क्षेत्र में बांटता है। 4 गो भूकंप तीव्रता क्षेत्र बांटा है। 4 गो भूकंप क्षेत्र में बांटा गया भारत को 4 भूकंपीय तीव्रता में क्षेत्र में बांटा गया था। जो पहले 5 गो था, है ना, पहले 5 गो था। 5 गो में पहला दूसरा को मिलाकर दूसरा बना दिया है, इसलिए अब 4 गो रह गया। भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है? तो 4 गो, पहले 5 गो था। भारत को 4 गो भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अध्ययन संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन 1 और 2 को योग में शामिल कर लिया। अब जोन 2 कहलाया है। इस प्रकार 4 भूकंप क्षेत्र से अब हो गया, पहले 5 क्षेत्र था। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण किसका है? ब्लैक पर्वत का एग्जाम्पल है। ब्लैक पर्वत किसे कहते हैं? ब्लैक पर्वत जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसे ब्लॉक होगा, न इधर सीधा आएगा, इसलिए ब्लैक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा का पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में पड़ता है। सतपुड़ा भारत में पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में है। ये सब ब्लैक पर्वत के एग्जाम्पल है। माने बिल ऑफ राइट, राइट माने अधिकार, ऑफ माने बिल माने क्या होता है?